देखिए, यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो आपके पास पुरानी सीआरपीसी है 1973 की, और अब आपके सामने बीएनएसएस 2023 का ये आ गया बिल, जो कुछ समय बाद कभी भी, क्योंकि दोनों सदन जो है आपकी राज्यसभा और लोकसभा से क्या हो गए हैं, पारित हो चुके हैं। तो प्रेसिडेंट किसका है, किस गवर्नमेंट का बना हुआ है, बीजेपी का है। बीजेपी तो का। हाँ। सीधी सी बात है, कानून जो है वो अपने आप पास हो जाएगा। तो ऐसा तो श्योरिटी, फुल श्योरिटी ये बात है क्योंकि पहले एक्चुअली क्या था, लोकसभा में तो इनके पास नंबर ऑफ मेजोरिटी के पर्सन थे, मतलब जो जो लोकसभा में एमपीज होने चाहिए उनके पास मेजोरिटी में थे पर्सन। लेकिन राज्यसभा में बिल पास ही नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनके पास नंबर नहीं थे वहां पर। और सारा जो इलेक्शन में और जो ये बिल पास करने में जो खेल है, वो सारा किसका है, नंबर्स का। राज्यसभा का। ये बात तो समझ में आ रही है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि अब ये राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी दोनों जगह से हो गया पास। अब बचे प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट हैं इनके, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। अब बात है हमारे यहां पर कि भाई ये पढ़ें या ये पढ़ें। तो आपके सामने ध्यान ये रखना है कि नोटिफिकेशन अगर पहले आ जाए, अगर कोई भी, भाई नोटिफिकेशन आ गया किसका, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आज से ये इफेक्टिव में आ रहा है, प्रेसिडेंट ने पास करने से फर्क नहीं पड़ता। भाई प्रेसिडेंट ने अगर पास भी कर दिया एक्ट को, तो वो बिल से एक्ट में, कानून में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इन्फोर्स इम्प्लीमेंट कौन करवाता है उसे? सर उसे गैसेट। उसे करवाती है इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट। आपने कभी शब्दों को पढ़ा हो ढंग से, तो वहां पर तीन तरीके के शब्द आते हैं। देखो प्रैक्टिकल अप्रोच समझा रहा हूं मैं आपको। WEF, क्या शब्द मतलब होता है इसका? विद इफेक्ट फ्रॉम। विद इफेक्ट फ्रॉम। दूसरा शब्द होता है, आप जब उसको शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट पढ़ते हो, तो वहां पर एक शब्द लिखा आता है, क्या, कमेंसमेंट। और एक और ऐसे ही शब्द आता है आपके सामने, वो है एनफोर्समेंट। ठीक है। ये सारे कार्य किसके होते हैं? इनमें से कोई भी चीज होती है तो वो कानून बनने से मतलब नहीं है, उसका इफेक्ट होना भी तो चाहिए। प्रभाव कब से होगा, तो वो कौन निर्धारित करेगा उसको? उसे निर्धारित करने का एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। इसलिए कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने आईटी एक्ट देखा है, सुना आईटी एक्ट के बारे में? आईटी एक्ट कब बन गया था आपका? 2000। 2000 में बन गया था। पारित कब हुआ? 2008 में उसका इन्फोर्समेंट होने लगा था, क्योंकि कुछ टाइम पर वो रुक गया था। इसी तरीके की चीजें जो है, हालांकि उस पर जो बिल का नाम आता है आईटी एक्ट, वो जब पढ़ते हो तो क्या लिखा आता है, आईटी एक्ट 2000 लिखा आता है, क्योंकि उस ईयर में वो पास हुआ था। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बता रहा हूं? तो यहां पर वही चीज यहां पर सेम बता रखी है। ये इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है, मतलब कमेंसमेंट होगी तब ही मान सकते हैं कि वो प्रभावी हो गया है। प्रेसिडेंट के असेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात समझो यहां पर, हालांकि वो प्रभावित, वो तो चाहते हैं, गवर्नमेंट तो चाहती है ना कि कभी भी उसे इफेक्टिव बनाया जाए। तो वो तो ये चाहते ही हैं, तो प्रेसिडेंट की जैसी असेंट मिल जाएगी तो वो कभी भी उसे प्रभावी कर सकते हैं ना, इफेक्ट आ सकता है उसका। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कि अपने यहाँ के हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन। क्या है? नोटिफिकेशन। अगर सपोज करो हमारे यहाँ के हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन डाल दिया, किस बात के बारे में, आरजीएस की वैकेंसी के लिए। आरजीएस की वैकेंसी कैसे आएगी? कि उन्होंने नोटिफिकेशन में डाल दिया कि इस पर्टिकुलर डेट से आपके ये एग्जाम करवाए जाएंगे या एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि तब तो आपके लिए शायद ऐसा हो सकता है, इसके आने से पहले ये हो गया तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि आपकी सीआरपीसी 1973 ही, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले इनका आया है ना कि इनका। और अगर इनसे पहले अगर इनका नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर यहां पर हाई कोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा इस बात को कि आपके जो लॉज में अमेंडमेंट होके आए हैं, या लॉज ही जो पहले थे वो ओल्ड लॉज रिपील हो चुके हैं,
उनकी जगह अब नोटिफिकेशन में बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज पढ़नी पड़ेगी। बात समझ में आ रही मेरी क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, छवि जी, खुशी जी, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? यस ये, सर। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब जो भी चीज पहले आएगी, अगर सपोज करो ये नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, तो इफेक्ट कैसे होगा? सीआरपीसी पहली वाली चलेगी। 72 वाली। ठीक है ना? और नहीं, अगर ये नहीं हो पाया, तो अगर ये हो गया तो फिर नोटिफिकेशन इनका चलेगा, क्योंकि प्रभावी तो ये हुआ ना पहले। तो नोटिफिकेशन में अब इनको डालना पड़ेगा। अब जैसे एमपीजीएस का पेपर ही ले लो आप अपना। कौन सा पेपर आ रहा है आपका अभी? एमपीजीएस का, जो MPPC, एमपी की यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा लॉ काम करेगा वहां पे? 73 वाला। 1973 का ही। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब उसमें कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं कि भाई अब अगर हाथियात प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे भी दी अपनी, और साथ ही साथ उन्होंने भी इफेक्टिव कर दिया, तो 4-5 दिन बाद ही वो सीआरपीसी डाल दें उसमें। मतलब नया आपका जो सिस्टम आया बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसे डाल दें। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी बच्चों के साथ क्या हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे तो। और हम बात कर रहे हैं जब कानून की, तो सबसे पहले इन्हीं व्यवस्थाओं को तो देखा जाएगा कि किसका प्रिवेल किसका करेगा, नोटिफिकेशन किसका है, प्रेफरेंस किसको दी जाए। यही सिस्टम जो है आपके हर एक कानून में चलता है। मैं जब भी किसी कानून को पढ़ाता हूं, तो वो आपको मैं हमेशा बताता हूं बिल से वो एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है और कब वो इफेक्टिव होता है। जैसे कि राज्यसभा से आया, फिर लोकसभा में गया, या लोकसभा में आ गया तो फिर राज्यसभा में आया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने असेंट दी। लेकिन प्रेसिडेंट की असेंट से भी काम नहीं चलता, क्योंकि उसका किस में आना जरूरी है? ऑफिशियल गजट में आना जरूरी है, उसे पब्लिश्ड होना भी। असेंट दे दी। जैसे कि जब मैं जे एक्ट पढ़ा रहा था आपको, तो उसके अंदर भी आप ऐसी बातों के बारे में पढ़ोगे कि वहां पर आपने अगर उस एक्ट को ढंग से अगर पढ़ा है, समझा है, तो वहां पर प्रेसिडेंट ने जो असेंट दी है, वो कब दी है? 2015 में। वो एक्ट जब पढ़ते हो, जे एक्ट 2015 के नाम से आता है, क्योंकि बिल उस टाइम का था। तो बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने 31 दिसंबर को ही उसको असेंट दे दी। लेकिन जब उस बिल का नंबर, एक्ट नंबर लिखा आता है, तो वो पता है क्या लिखा आता है? क्या लिखा आता है? ऐसे लिखा आता है, एक्ट नंबर, एक्ट नंबर ऑफ 2016 लिखा आता है वहां पे, अगर आपने उस एक्ट को, साइटेशन को पढ़ा हो। एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। At number 1, 2, 2. बात समझ में आ रही है क्यों आ रहा है ये? क्योंकि प्रेसिडेंट ने असेंट तो 31 को दे दी, लेकिन उसका पब्लिकेशन तो हुआ ही नहीं। पब्लिश्ड डेट जो थी, वो एक दिन बाद की थी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो यही चीज जो है, ये एक सिस्टमेटिक वे से चलती है। जो चीज पहले आएगी उसी का इफेक्ट माना जाता है। क्लियर हो रही है बात? सर, जी बोलिए। सर तो हमको पता कैसे चलेगा कि नोटिफिकेशन आएगा या फिर हाँ हाँ हाँ, इसका नोट इम्पोर्ट? हमें तो नहीं पता चलेगा। हम तो बस खेल रहे हैं, हमारे पास रिस्क है। तो हम इसलिए कंपैरिजन करके चल रहे हैं। मैंने इसलिए पहले बता दिया था। ये आप क्या है, बहुत आराम से इतना दिमाग में नहीं लेकिन है कि हमें याद क्या करना है। पूरी सीआरपीसी सेम ही है। बीएनएसएस जो है, उसका नाम ही चेंज हुआ है, कुछ पोस्ट और कुछ लिमिटेशन टाइम पीरियड जो है, वही चीज चेंज की गई है। जैसे कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करिए तो कितने टाइम का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसमें थोड़ा फर्क है टाइमिंग का। जैसे 15 था तो उसे कहीं 60 किया होगा, या 60 है तो कहीं 90 किया होगा, एज अ एग्जाम्पल। ठीक है? लेकिन सीआरपीसी सेम वही है, उसमें कोई भी और चेंज नहीं है आप। ठीक है? और सीआरपीसी जो है आपकी सेम वही है जो बीएनएसएस में है, नाम बस चेंज हुआ है इसका। अब इसमें जो मेन चीज जो चेंज होगी, वो है इफेक्ट। कब इसको कमेंसमेंट हुआ है, क्या नाम बोला जाता है, कहां पर। अच्छा, इसका एक्सटेंड जो है, विस्तार कहां कहां होगा, सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें भी। बात समझ में आ रही मेरी? क्योंकि ये और किसी लॉ को छेड़, अगर इसको छेड़ा और इसका पूरा ड्राफ्ट खराब किया, तो इनको और भी बहुत सारे लॉज को छेड़ना पड़ेगा। जैसे कि नागालैंड, अगर ये कहते हैं कि सीआरपीसी जो है वो नागालैंड पर अप्लाई होगी, तो फिर वहां से जो स्पेशल स्टेटस है नागालैंड का, वो हटाना पड़ेगा। इसका मतलब संविधान में ही अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। क्या ऐसा संभव है क्या?
तो इसलिए इन्होंने क्या है, कुछ चीजों को छेड़ा ही नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से इनको लग रहा है जहां जहां चीजें होनी चाहिए उन्हीं चीजों को इन्होंने उसमें छेड़ा है, और कोई चीज नहीं छेड़ी इन्होंने। सेम ही सेक्शंस हैं। अब देखिए इसका अरेंजमेंट किस तरीके से किया है इन्होंने। देखिए आपकी सीआरपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक। जैसे कि मेनली जो मेजर सब्जेक्ट आपके और हमारे होते हुए देखे हमने, जैसे कि 2013 का और 2018 का। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, है ना। 2013 का भी पता है आपको, क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 पढ़ा था आपने, और 2018 में भी पढ़ा है ना, जिसमें क्रिमिनल में रेप वेप और बहुत सारी चीजों को इन्होंने चेंज कर दिया था। अब इसी तरीके के जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, ऐसे तो 76 में भी बहुत सारे हो गए हैं, है ना। तो अब जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, और उस अमेंडमेंट की वजह से क्या जोड़ा है इनमें, ABCD ये शब्द जोड़े गए थे ना। इन्हीं शब्दों को इन्होंने क्या कर दिया है, इसके अंदर सेक्शन वाइज अरेंज कर दिया। मतलब अब वो ABCD नहीं रहे, वो क्या बन गए, अब नंबर्स में काउंट होते हैं। जैसे सपोज करो पहले 41A था, अब 41A की जगह उसे 42 कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात। क्योंकि उन्होंने जब अरेंजमेंट ऑर्डर ऑर्डर का अरेंजमेंट किया है, जब नया एक्ट बना रहे हैं तो ABCD डालने की क्या जरूरत है। वो तो ऑलरेडी 1973 में, मतलब 1973 का जो बिल था 1974 में पास हुआ, जो उसके अंदर तो ऑलरेडी बन चुका था, तो उसमें तो अमेंडमेंट जब कहोगे तो ABCD करके ही डालोगे, ऐसे तो है नहीं कि उसको बार बार चेंज करोगे। लेकिन इनके पास ऐसा समय था, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा हो तो पहले ये बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन विड्रॉ कर लिया गया। देखा ना आपने, ये सेकंड नाम लिखाता है ना इसके, तो उसको ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया गया, और उसमें फिर उन्होंने कुछ ड्राफ्टिंग जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उन्होंने फिर से कोई ना कोई चेंज बता दिए कि ये चीज चेंज करो, ये चीज यहाँ पर कोई शब्दों की गलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस बिल के अंदर ही अगर आप अमेंडमेंट कर लेते हो, क्योंकि अगर सपोज करो ये लॉ के तौर पे आ गया आपके सामने, फिर इसमें आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया तो अभी बिल ही तो है ये, दोबारा इंट्रोड्यूस कर दो बिल को पार्लियामेंट में। तो इन्होंने क्या करा, उसी बिल को सेकंड बार इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिससे क्या है बार बार एबीसीडी पढ़ करके दिक्कत ना आए। इससे क्या होते हैं, ऑर्डर्स बिगड़ जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे से ही इसको बनाया जा रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बात, क्या बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर इसी एबीसीडी को खत्म कर दिया। इसके अलावा यही एबीसीडी किस में थी, सेक्शन में थी। यही एबीसीडी किस में थी, आपकी चैप्टर्स में। ठीक है। अब जैसे चैप्टर को अगर ढंग से देखोगे सीआरपीसी के अंदर, तो दो ऐसे चैप्टर थे जो ए और बी के नाम से आ रहे थे। कौन कौन से चैप्टर थे, तो वो था एक चैप्टर नंबर 7A, और दूसरा कौन सा था, 21A। ये दो चैप्टर ऐसे थे। अब देखो यहां से ऑर्डर चेंज हो गया। अब इस 7 को क्या कर दिया इन्होंने, हटा के 8। अब जो पहले 8 था वो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 वाला 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे कर करके जो 21A था, अब वो क्या हो जाएगा 22A। मान के चलो, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया ना अभी। लेकिन जैसे ही इसको चेंज करोगे 22A से, तो ये क्या हो जाएगा आगे जाके 23। तो ये चैप्टर जो है, इसने पूरे ही अरेंजमेंट चेंज कर दिए। तो ये तो 8वां जो है वो कैसा हो गया, 7A की जगह 8। ठीक है। और 21A जो है, क्योंकि 21 वाला जो आगे से ऑर्डर चेंज हुआ है, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। भाई सपोज करो जो आपकी समन जो और समरी ट्रायल थी, समरी ट्रायल जो है आपकी 21 पे आती है। अब वो 21 की जगह किस पे हो जाएगी, 22 पे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये 21 से क्या होगा, 22 की जगह 23 होगा ना सीधे ही। तो ऐसे करके ये चैप्टर कौन सा हो गया आपका, 23 नंबर का चैप्टर हो गया। क्लियर हो रही बात। ये ऑर्डर अरेंजमेंट हुआ है बस इसका। अब इससे क्या हुआ है कि जो पहले सीआरपीसी में कितने सेक्शन थे, कितनी क्या चीजें थी, उनको देख लो। पहले आपके पास टोटल सेक्शन कितने थे, टोटल चैप्टर्स कितने थे, ठीक है, और टोटल शेड्यूल कितनी थी। ठीक है। पहले कितने थे बताओ, 484 सेक्शन, 484 थे। 37 चैप्टर, चैप्टर कितने थे, 37। और 37 शेड्यूल कितनी थी, 2 शेड्यूल 2 थी। 2 क्लियर हो रही बात। अब इसमें कितनी है, ये कहता है, अब ये हुआ कैसे, 531 जुड़े कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हुआ चैप्टर्स के बारे में,
चैप्टर्स का मैंने आपको बता ही दिया कि 2 और बढ़ गए। टोटल पहले कितने थे 37, अब कितने बढ़ गए 7A को 8 बना दिया और 21A को कितना कर दिया 23। तो ऐसे करके अब टोटल कितने हो गए बताओ, कोई इसमें कुछ लॉजिक लगाना है क्या? अरेंजमेंट ही तो चेंज किए हैं, इसे तो आप कॉमनली समझ सकते हो, इसमें रटने वाली बात नहीं कुछ भी। शेड्यूल कितनी है यहाँ पर? शेड्यूल 2 है, और शेड्यूल 2 में जो शेड्यूल 1 है वो तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी चेंज हो गई, ठीक है 1 और 2। लेकिन जो ये शेड्यूल 1 है इसके भी 2 भाग थे। कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस को जब पढ़ते हो, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, है ना? तो ये सारी जो है ये आपकी शेड्यूल 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो किसको लेकर के, आईपीसी को लेकर के, और दूसरी किसको लेकर के, स्पेशल लॉज फॉर्म्स। को लेकर के। इसी के बारे में आपको कहां पढ़ने को मिलता था पहले? सेक्शन नंबर 4 में। ठीक है, कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 4। किसका था? ओल्ड सीआरपीसी का। लेकिन यहां तक कि सेक्शन में तो कुछ ऑर्डर में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी बीच में एबीसीडी आती नहीं है। आती है क्या? नहीं आती। तो सेक्शन नंबर 4 यहां पे भी था, यहां पे भी था। 2 ही कारण होते हैं, मतलब इसके जो और अरेंजमेंट किया गया है इसका, या तो कुछ जोड़ा हुआ हो, और या क्या कह रहा हो, घटा दिया गया हो, या ऑलरेडी उसके अंदर था तो सही लेकिन वो कैसे था, अमेंडमेंट के रूप में था, या उसे मर्ज कर दिया हो इसके अंदर। 3 ही तरीके की सिचुएशन बन रही है ना आपके सामने। तो यहां पे अभी कोई भी सेक्शन में फेरबदल ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 तक ही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? एक तो ये चीज हुई है। लेकिन ये इसका दूसरा शेड्यूल जो है ना आपका, उस दूसरे शेड्यूल में पहले जो यहां पर इस शेड्यूल के अंदर फॉर्म थे आपके, वो फॉर्म क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो ऑर्डर्स हैं, वो नोटिफिकेशन है एक तरीके के। फॉर्म पढ़ेंगे आपने शेड्यूल के अंदर? पहली शेड्यूल जो है वो आईपीसी के ऑफेंसेस बताती है, दूसरी शेड्यूल क्या बताती है आपको? फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में बताती है। वो फॉर्म क्या है? जो कोर्ट के द्वारा जैसे समन इशू कैसे किया जाएगा, तो समन का क्या फॉर्मेट होगा, वो सारा का सारा उस फॉर्म में बता रखा है। जैसे आपको वारंट इशू करना है तो वारंट का क्या फॉर्मेट होगा, वो उसमें बताया हुआ है। बात समझ में आ रही मेरी क्या कह रहा हूं मैं? तो इसी फॉर्म फॉर्मेट को, जिसको हम फॉर्म के नाम से जान रहे हैं, पहले कितने थे आपके पास और अब कितने बढ़ गए बताओ? कोई इतना खास डिफरेंस हुआ है इसमें? कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें जो मेजर चेंज किया गया है वो था जो जजेस के बीच में ही डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा था, और जो एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। और हमारा कानून क्या कह रहा था कि सब एक जैसा होना चाहिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारा आधा आधा हिंदुस्तान पाकिस्तान में बना हुआ हो। तो फिर यहां जमीनों को लेकर के इतना विवाद क्यों, कि एक एरिया को तो आप मेट्रोपॉलिटन इतनी तवज्जो दे रहे हो और दूसरे को आप यूं सोच रहे हो कि यार ये छोटा मोटा अधिकारी है। तो इन्होंने एक सिस्टम ही खत्म कर दिया, वो था प्रेसिडेंसी टाउन्स। पढ़ा है इस बात के बारे में? पहले राजा रजवाड़ों के, जिसको रियासतें बोलते थे, प्रिंसली स्टेट होते थे, और दूसरे क्या होते थे, प्रेसिडेंसी टाउन। वो हमारी सीआरपीसी में आज भी विद्यमान थे। क्योंकि ये सीआरपीसी आपकी तो बनी नहीं है, ये किससे गवर्न हो रही थी 1973? ये हो रही थी आपकी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, 1861, 1898, तीसरा कौन सा था? 1973. लेकिन इंटेंशन जो है, लेजिस्लेटिव इंटेंशन तो यहीं से क्रिएट हो रही थी ना आगे की साइड। प्रोसेस ही तो चेंज किए थे हमने, क्योंकि हमारे पास अब वो कोर्ट नहीं थे जो आज के टाइम पर हैं, बस चेंज वही तो किया था। लेकिन सारा इंटेंशन यहीं से तो लिया था हमने, बोलो हाँ या ना? तो उसी चीज को हमने यहां से क्रिएट करके कहां डाल दिया, यहां डाला था। जैसे कि यहां पर सबसे पहले प्रेसिडेंसी टाउन्स की बात होती थी। अब मैं आपको एक मोटी तौर पर एक बात बताता हूं, ये सीआरपीसी में इतना चेंज आया क्यों। ये सीआरपीसी 1898 से अच्छे गवर्नर हो रहे थे, सब चीजें तो थी हमारे पास, लेकिन चेंज क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे संविधान में ही बात कुछ और लिख रखी थी, और संविधान के बिल्कुल इनकंसिस्टेंट जाकर के हम काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो जज होते थे ना, उस जज का काम क्या होता है, क्या है काम जज का? जज का, मजिस्ट्रेट का क्या काम है?
जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस प्रोवाइड कराना, न्याय देना। क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी काम करेगा क्या? नो। नहीं करना चाहिए उसे। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी वही करेगा तो पॉलिटिकल मेजर्स आएंगे कि नहीं आएंगे बीच में? यस सर। तो इसी चीज को हमें क्या करना था, अलग अलग करना था। और संविधान में इसी का प्रावधान था कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो किससे सेपरेट हो जाए, जुडिशरी से। और जुडिशरी किससे सेपरेट हो जाए, एग्जीक्यूटिव से। इसीलिए संविधान के प्रावधान को हमें इस पर लागू करना, क्योंकि एक जज एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहा था और वही जज क्या कर रहा था, न्याय भी दे रहा था, लेकिन वो गवर्न किससे हो रहा था, गवर्नमेंट से। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? इस चीज को हटाने के पर्पज से ही तो हमने 1973 में अमेंडमेंट करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी बनाया। पढ़ा है ना उसके अंदर, सेक्शन नंबर 6 पढ़ते हो जब आप, तो यस 4 सर। तरीके के मजिस्ट्रेट की प्रावधान किए हुए हैं उसमें। एक तो कोर्ट ऑफ सेशन बताया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बताया है, सेकंड क्लास सेकंड मजिस्ट्रेट क्लास बताया है, और फिर एग्जीक्यूटिव आता है मजिस्ट्रेट। आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वो इसी पर्पज से किया हुआ कि दोनों के बारे में चीजें अलग अलग दिखाई दे, कि उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, ना कि न्याय देना। लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां पावर ले ले, इस्तेमाल कर ले, लेकिन न्याय देना उसके लिए क्यों कर रखा है? इससे क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। लेकिन जज जज पे बना दोगे कि आज के टाइम पे वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट आया कहां से आया हमारे पास? यहीं से तो लिया हमने। जुडिशरी कैसी होनी चाहिए हमारी, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये कंसेप्ट हमने बाहर से लिया है, ठीक है। मैंने कल इसके बारे में कल चर्चा कर रहा था, बाकी पहली क्लास में। तो वहां पर मैं संविधान जब पढ़ा रहा था तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा था कि सोर्सेज के बारे में ये बातें आई कहां से, कि कौन सा कंसेप्ट कहां से उठाना चाहिए, हमें तो पता भी नहीं था। इसका मतलब हमने और संविधान पढ़े होंगे जब तो हमारे पास कुछ आई है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी संविधान थे पिछले पिछले मतलब हमारे नहीं, हमारे तो कुछ था ही नहीं। हम तो सब गवर्न किस कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे उनसे बन चल रहा था सब कुछ। और 1935 का, उस टाइम पे 1935 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी से सब कुछ गवर्न हो रहा था। लेकिन हमने इंडिपेंडेंट होना था और हो गए, आजाद हो गए, लेकिन संविधान हमारे पास कुछ नहीं, ना के बराबर। और संविधान के बगैर कानून बन सकता है क्या, आदमी चल सकते हैं क्या, किसको नो सर। खाने का अधिकार दिया जाए, किसको पीने का अधिकार दिया जाए, किसको वीआईपी कल्चर में रखा जाए और किसको नॉन वीआईपी कल्चर में, कैसे गवर्न होती है चीज? सोसाइटी को एक स्तर पे तो लाना पड़ेगा ना। जात में बटे हुए हम, तो धर्मों में हम बटे हुए, लैंग्वेजेस में हम बटे हुए, पानियों को लेकर के हम बटे हुए, खेतों को लेकर के, जमींदारी प्रॉपर्टी को लेकर के हम बटे हुए। तो कहीं ना कहीं से मेंटेन तो करना था, कहीं ना कहीं स्तर तो लाना है इसका। तो वो कौन गवर्न करता हमें इन सब चीजों से? केवल संविधान हमारे लिए एक नियम, कायदे, कानून जो होते वही हमें गवर्न कर सकते थे। उसी के लिए हम क्या लिया है, संविधान लेके आए, क्योंकि बिना विधान के समान अधिकार आते ही नहीं। जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था, कल मैंने इस चीज के बारे में चर्चा की थी कि पहले के जो लोग होते थे, जब संविधान जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन धर्म व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर, एक कल्चर था जिसको नेचुरल लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि दो व्यक्ति जो हैं वो आपस में ड्यूटीज फॉलो करते थे, ना कि अधिकार। और उनकी ड्यूटी क्या होती थी किसी व्यक्ति के लिए, वो क्या करते थे वहां पर, कि वो कहते थे कि हम एक दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। एक दूसरे के अधिकारों का क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब एक दूसरे के कर रहे हैं, वो खुद का नहीं कर रहा। और आज के जमाने में क्या हो रहा है, खुद का करते हैं, दूसरे का नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के प्रति उनकी क्या थी, ड्यूटीज थी, कर्तव्य थे। लेकिन आज क्या है कि सब कुछ मेरा है। पहले क्या था कि नहीं, इसको भी मिलना चाहिए। जैसे आपने अपने जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको देखा होगा कि अगर उसके पास आधी जमीन है और उसके दूसरे बेटे या उसके भाई के पास नहीं है कुछ भी, उनको हिस्से में मिली थी नहीं, खत्म हो गई सारी प्रॉपर्टी उसकी, तो वो क्या करता है, अपने आधे हिस्से की प्रॉपर्टी भी उसको दे देता, चल तुम कोई बात नहीं, तुम रख लो। ये क्या कर रहा है, वो संरक्षण कर रहा है उसके राइट का भी, कोई बात नहीं, मेरा अधिकार है ना, तुम्हारा भी अधिकार, हम भाई तो हैं।
लेकिन आज क्या है कि 50 बीघा उसकी जमीन है, ये कैसे आएगी मेरे पास, तो और मेरी 100 बीघा कैसे हो जाएगी? समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको गवर्न करने के लिए एक व्यवस्था की गई, यही हमारा संविधान बताता है। और इसी को, अब देखो संविधान क्या है, जब केल्सन की थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक गुड नॉर्म है, जो सबसे बड़ा नॉर्म है। नॉर्म का मतलब क्या है? रूल रेगुलेशन, जिससे हर चीज गवर्न होती हो, यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना। और ये सीआरपीसी कहां से आई? सीआरपीसी को वैलिडिटी किसने दी, संवैधानिकता किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन सर। सीधी सी बात है, संविधान से तो सब कुछ निकल के आया है। तो सीआरपीसी भी तो उसी का ही एक नॉर्म है, या सब नॉर्म कह लो उसे। तो सबसे बड़ा नॉर्म कौन सा है, जिसे ग्रुड नॉर्म कहते हैं, है ना? तो सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और उससे नीचे सारे के सारे, यही केल्सन की थ्योरी कहती है। और यही चीज हमारे यहाँ लिखी हुई है। तो संविधान के अंदर जब लिख दिया कि एग्जीक्यूटिव और किसके बारे में, जुडिशरी के बारे में, कि वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो बताओ सीआरपीसी में से छोड़ देते क्या हम इसे? इसी चक्कर में हम 1973 में क्या लिया है, इसको अमेंड किया गया और सब चीजों को इक्वल बेसिस पे रखा गया। लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी, वो थी प्रेसिडेंसी टाउन्स और किसको लेकर के, प्रिंसली स्टेट को लेकर के। अब ये सर प्रिंसली, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है सर अब सर। आ रही है। ओके, हाँ, देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रिंसली स्टेट के बारे में। लेकिन प्रिंसली स्टेट, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने रियासतों को 565 रियासतें थी, उनको सबको मिला दिया। लेकिन फिर भी अभी प्रेसिडेंसी टाउन, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहां बने हुए थे, जो इंग्लिश कल्चर में चल रहे थे, उनमें अभी भी जो जजेस बैठते थे वो अधिकारी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, क्योंकि प्रेसिडेंसी टाउन का व्यक्ति जो है वो उच्च अधिकारी बन गया, तो वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कहलाया। लेकिन ये कल्चर हमारे यहाँ पर अभी भी फॉलो हो रहा था 1973 में। और वो आज के टाइम पे क्या कहला रहे थे, बताओ, किस नाम से जाने जा रहे थे? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में नाम से जाने जा रहे थे। क्या इसके बारे में आपने सुना है सबने? ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट को उठा करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मेट। तो इसका मतलब पहला ही कल्चर हम अभी भी अपना रहे। कोई डिफरेंस था क्या दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं था। अब जो मैं, अब ये कहां थे, प्रेसिडेंसी टाउन में थे ना। अब वही प्रेसिडेंसी टाउन को क्या बोल दिया हमने, मेट्रोपॉलिटन। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल अगेन। आवाज नहीं आ रही है मेरी आपको? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आ रही है। अच्छा, तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी साइड से। नहीं सर, वो बीच बीच में आई थिंक बैटरी या फिर किसी का तो इशू है माइक के साथ, इसीलिए नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ छवि जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हम्म। खुशी जी बोलिए। अब आइए सर। सर अब भी आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके, चलिए। हाँ देखिए, यहां पर वही चीज जो है ना, उसी प्रेसिडेंसी टाउन को हटा करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया। आपने इसके बारे में सेक्शन नंबर 8 में पढ़ा था। अब इस सारी व्यवस्था को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसी चक्कर में देखो, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन नंबर 8 में पढ़ने को मिल रहा था, आपको पढ़ने को मिल रहा था ना। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है आपके सेक्शन नंबर 16, 17, 18, 19, 19 इन सेक्शंस में भी आप इन्हीं को ही पढ़ रहे थे अभी तक। ये पूरा कंसेप्ट ही खत्म कर दिया और कह रहा है कि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो उनमें भी तो इक्वालिटी होनी चाहिए, सारा एरिया एक समान होना चाहिए। ऐसा कैसे कि एक ऊंचा स्तर एक नीचा स्तर? पावर सेम, क्या थी, पावर सेम थी ना। लेकिन फिर भी जब अपील और जुडिक्शन पढ़ते हो ना, तो पावर उसके पास ज्यादा होती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कहीं कहीं पर जब सीआरपीसी में पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी पावर उसके पास फिर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ज्यादा होती थी, सब खत्म कर दी। कह रहे तुम मेट्रोपॉलिटन सर मजिस्ट्रेट को। कॉम्पेंसेशन का ये बहुत, था कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ज्यादा दे सकता है मैं वही करके। बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी सिस्टम थे जिनको हटाना पड़ा। इसी वजह से हटाना पड़ा क्योंकि इनमें भी तो इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि इनमें भी पक्षपात करोगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में। उसने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान जो है, अब कितने हटा दिया, सेक्शन नंबर 8 हटा दिया, 16, 17, 18, 19 सारे सेक्शन हटा दिए। इसके अलावा एक असिस्टेंट सेशन जज होता था।
क्या होता था? असिस्टेंट सेशन जज। ये जो था, इसके अंदर पाए जाते थे ये कीड़े। सेक्शन नंबर था आपका 10। सेक्शन नंबर 10 जो है, उसके अंदर भी एक तरीके का व्यवस्था कर रखी थी असिस्टेंट सेशन जज के बारे में। ये जो की है सेक्शन नंबर 10 की, इसको सबॉर्डिनेशन टू असिस्टेंट सेशन जज लिखा था वहां पर, सबॉर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। यहां पर इसके अंदर असिस्टेंट सेशन जज की हमें जरूरत ही नहीं है, खामखा जोड़ रखा है ये व्यक्ति। वो कह रहे हैं जब हर एक जज के नीचे हर किसी के लिए, जैसे सेशन जज है तो उसके नीचे हमने एडिशनल सेशन जज क्यों बनाए? अगर व्यवस्था बिगड़ रही है कहीं तो उसको रखो ना। फिर उसके नीचे हमने सीजीएम बना ही रखा है, तो ये असिस्टेंट सेशन जज बीच में क्यों आ रहा है? तो इन्होंने कहा कि इसको भी खत्म करो यहां से, और ये जो है असिस्टेंट सेशन जज का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। अब से कोई असिस्टेंट सेशन जज नहीं होगा, और ना ही कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये सेक्शन 10 भी यहां से उड़ा दिया इन्होंने। और सेक्शन नंबर 9 में भी कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बता रखा है ना, उसमें से भी आपका ये सेक्शन इरेज कर दिया। असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं, वो खत्म कर दिया। ये तो पता है ना, जजेस सारे जितने भी जजेस हैं आपके, उन सबको अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करती है। यस हाई सर। कोर्ट ही, आप जितने भी, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, जितने भी लोग हैं उनको कौन अपॉइंट करती है? वो सारा का सारा हाई पावर होता है कोर्ट। हाई कोर्ट के पास। स्टेट नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट है हम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉलो करते हैं ना हम, तो स्टेट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन कुछ दिन पहले आपने पता हो, कुछ टाइम पहले 2014 या 15 में, या शायद 13 में, एक बिल पास किया गया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, कॉलोनिज्म चलता है ना हमारे में, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम। तो उस कॉलेजियम सिस्टम का क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही आपस में तय कर लेते कौन सा आगे वाला जज बनता था, वोटिंग के जरिए। ऐसा होता था ना। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि यार इनके बीच में फेयरनेस क्यों नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो इनमें भी होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि हमारे भी कुछ लोग इसमें जुड़ने चाहिए। उन्होंने कानून मंत्री को जोड़ दिया, उन्होंने और गवर्नेंस भी किसी, हटा देंगे। हाँ, उन्होंने अपने आप को भी जोड़ लिया प्रधानमंत्री जी ने, कि भाई हम भी उसमें सिस्टम में आने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। जुडिशियल रिव्यू के तहत वो बिल भी, अमेंडमेंट जो जोड़ा था, उसको भी खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये व्यवस्थाएं बनाई गई। इसी तरीके से आपके सामने यही सिस्टम जो है, अब समझ में आ रहा है ना इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क हो रहा है? एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है। ये कुछ चीजें हैं जो इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है। तो आपके सामने सीआरपीसी 1973 में 2013-18 जो भी मैं बता रहा था, वो सारे के सारे अब आपके सामने जो लेटेस्ट है वो 531 है, 39 चैप्टर है, 39। और ये आपके सामने शेड्यूल 2 हो गई है ना। शेड्यूल 2 में जो मेजर चेंज आया है वो है 500, सॉरी 58 फॉर्म्स हो गए इसमें, है ना। लेकिन अब जब इस सेक्शन को पढ़ते हो आईपीसी के अंदर, अब इसमें क्या हो गया है? इसमें भी चेंज हो गया है आपका। अब इसमें सेक्शन जो है आपके, वो कितने रह गए? 358, जो नई बन के आई है आपकी सीआरपीसी, ओ सॉरी आईपीसी। तो उस भारतीय न्याय संहिता जो है उसके अंदर क्या है, ऑफेंसेस, डेफिनेशंस, उनको थोड़ा सा मर्ज कर करके एडजस्ट किया उन्होंने, है ना, अरेंजमेंट उसका ऐसे किया। तो यहाँ पर बेसिक तो ये चीज है आपकी। अब पढ़ेंगे तो हम वही सेक्शन, वही सीआरपीसी जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें और इसमें कोई भेद, डिफरेंस नहीं है। बस सेक्शन जो है उनको ही ऊपर नीचे करा गया है ना, बस इतना सा याद रखना। अब पुरानी सीआरपीसी जिसके पास हो, वो क्या करे, इंडेक्स जो है अपनी वो खोल के रखे। इंडेक्स में से आपको पता चलते जाएंगे, या आप जब सेक्शन पढ़ते जा रहे हो तो उसके साथ साथ अपन पढ़ते जाएंगे। इसमें ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि हाथ के हाथ में आपको बता चाहूँ कि कितनी सी कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है। तो आपके सामने इंडेक्स होगी तो उसमें पता चलता जाएगा कहाँ कहाँ पे एबीसीडी आई है, वहां पर आप 71, 72, 73, 74 लिखते जाओगे तो ऑर्डर्स भी चेंज हो जाएंगे आपके, है ना। और सेम प्रोविजन, सेम सारी चीजें हैं, बस लिमिटेशन जहां पर चेंज होगा उसको हम देख ही लेंगे कहाँ कहाँ चीज चेंज हो रही है। अब हम बेसिकली इस कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सीआरपीसी है क्या। करें स्टार्ट? चलिए थोड़ा सा सीआरपीसी के बारे में समझ लेते हैं, सीआरपीसी क्या है।
देखिए लिख लेते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा, है ना, संहिता 2023। और इसके नीचे मैं आपको दोनों की इंटेंशन बताता जाता हूं, सीआरपीसी 1970। देखिए यहां पर सीआरपीसी जो है उसको बोल रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, मैं जब भी आईपीसी पढ़ाता हूं तो उसमें मैं हमेशा बताता हूं वो जो आईपीसी बनाई गई थी ना वो हमारे लिए नहीं बनाई गई थी, वो उन्होंने अपने ही लिए बनाई थी, लेकिन दंड किसको दे रहे थे? हमको, क्योंकि हम उनके गुलाम थे। हमने कुछ किया, इसको चलो ये अपराध में डाल दो, इसे इस जेल में बंद कर दो, इसे ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, इस पे ये लगा दो। वो दंड वो क्या कर रहे थे? हमको दे रहे थे। और किसको व्यवस्था बनाने के लिए? अपने स्टेट गवर्नमेंट के मैनेजमेंट के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये व्यवस्था उन्होंने आईपीसी के तहत बनाई हुई थी। ठीक है, तो यहां पर उसी का प्रोसीजर चल रहा था। तो दंड किसको मिल रहा था? हमको। तो हम कौन हो गए? उसके उनके लिए क्रिमिनल हो गए। और उसी क्रिमिनल के लिए क्या बना दिया उन्होंने? प्रोसीजर बना दिया। और प्रोसीजर को किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो कोर्ट है आपकी वो इस तरीके का प्रोसीजर चला रही है। लेकिन अब चेंज हो गया है, आईपीसी जो है आपकी अब उसका नाम ही चेंज हो गया है। क्या कर दिया? शब्द जोड़ दिया न्याय। अभी जैसे मैंने आपको जीजे एक्ट में पढ़ा रहा था, वहां पर वो जुवेनाइल जस्टिस शब्द क्यों यूज किया? वो इसी न्याय की वजह से किया कि हमें लोगों को न्याय देना है, ना कि दंड। हम अब किस अप्रोच से चलते हैं? रिफॉर्मेटिव अप्रोच से। थ्योरी पढ़ी है ना आपने, प्रिवेंटिव थ्योरी, है ना, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, पनिशमेंट की थ्योरीज है, जिसके अंदर प्रिवेंटिव है, रेट्रीब्यूटिव है, डिटरेंट थ्योरी है। इसके अलावा आपके सामने कौन सी है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, कंपनसेटरी थ्योरी है। इस तरह की कुछ थ्योरीज हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो सोसाइटी हमारी गवर्न होती है वो किससे होती है? एक तो कंपनसेटरी से और दूसरी होती है रिफॉर्मेटिव अप्रोच से। लेकिन प्रिवेंटिव थ्योरी का हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या होता है? जेल भेज देते हैं ना अपन। प्रिवेंटिव का मतलब है रोक करना, रोक लगाना उस पर। और रिफॉर्म का मतलब है कि प्रिवेंट में जब हमने रोक लगा दी तो उसी व्यक्ति को हमें क्या देना है? उसे सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में डालने के लिए उसमें सुधारा जाए, उस व्यक्ति उस नागरिक को सुधारा जाना चाहिए। यही तो अप्रोच चल रही है हमारी आज भी। इसी चीज को लेकर के इन्होंने क्या बनाया? भारतीय नागरिक। नागरिक कौन हो गए? हम लोग। उनकी क्या करना है? हमें सुरक्षा करना है। और संहिता मतलब जितने भी अब तक की जो प्रोसीजर थे सुरक्षा के बारे में, उन सब चीजों को एक साथ मर्ज कर दो जिससे उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। बात क्लियर हो रही है मेरी? यहां पर जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में समझिए। यहां पर ये जो सुरक्षा की बात कर रहा है, आपने अगर सीआरपीसी को ढंग से पढ़ा हो तो अक्यूज के बारे में बार बार जब इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन चलती है तो बार बार क्या होता है? तहकीकात की जाती है और एक कंसेप्ट फॉलो किया जाता है कि अगर एक 100 निर्दो 99 अगर एक अगर कौन है निर्दोष है और 99 लोग क्या है उसमें अपराधी हैं, तो एक को बचाने के लिए 99 को भी छोड़ दो, 99 को भी छोड़ दो। पढ़ा है ना ऐसा कंसेप्ट? क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं हम। यस वो सर। कंसेप्ट क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है? नागरिकों की सुरक्षा करनी है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो ये Yes. कंसेप्ट फॉलो तो होता है लेकिन उसका इंटेंशन गलत निकल के आता है यहां से। इसीलिए इसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया उन्होंने? भारतीय नागरिक सुरक्षा। अब इस जब एक्ट को पढ़ोगे, जब कानून को अंदर से पढ़ते हो तो आपको बार बार अक्यूज को बचाने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अक्यूज कोई ऑफेंडर तो नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अक्यूज का मतलब है कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन वो कंफर्म हो जाए तभी तो ऑफेंडर बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि गलत भी तो लग सकते हैं ना आरोप, झूठे भी मुकदमे होते हैं। तो उसके बचाव के लिए बहुत सारे पैतरे बताए गए हैं कि इस टाइम पर उससे पूछो, ये करो, ऐसे करो, इससे इसको ये राइट दिया कि नहीं दिया। मिलते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले तो क्या कहते हैं कि इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, इसको बेल का राइट है कि नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं?
अपने नागरिकों की सुरक्षा की, कोई व्यक्ति गलती से ना फंस जाए इस केस में। तो उसी प्रक्रिया को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी प्रोसीजर को बताया जा रहा है। क्लियर हो गई बात यहां तक की? तो इसमें देखो इंटेंशन का ही मेन रोल है। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं अपनी सीआरपीसी पर, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। चलिए अब देखिए, किसी भी कानून को अगर पढ़ना है आपको तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी कानून को अगर पढ़ना है तो कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहां पर संहिता जो है, नागरिक जो है, सुरक्षा जो है, भारतीय जो है, इन सबका कोई ना कोई रोल तो तभी तो डाले हैं शब्द। इनके ही बारे में यहां पर ये बता रहा है, कुछ शब्दों के बारे में। आप क्या बता रहा है? तो देखो, अगर कोई भी लड़ाई झगड़े होंगे, सीआरपीसी क्या कर रही है कि किसी भी तरीके का कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर होता है, जैसे कि ये देखो, ए नाम का व्यक्ति है और ये है साहब बी नाम का व्यक्ति, इन दोनों में हो गई लड़ाई झगड़े। अब सामान्य सी बात है, जब लड़ाई झगड़े होंगे तो आप उसे आईपीसी में ही ले जाओगे, एलिगेशन जो लगाओगे सब वहीं से तो निकल के लाओगे कि ये धाराएं लगाई जाती हैं, 323 लगाई जाती है, 325 लगाई जाती है। ठीक है, अब तो ये चेंज हो गई है। लेकिन जब इनमें लड़ाई हो गई तो ये व्यक्ति, इनमें से जो भी पीड़ित पक्षकार होगा वो जाएगा कहां? इनमें से एक व्यक्ति तो विक्टिम होगा, सपोज करो ए नाम का व्यक्ति विक्टिम है, ये व्यक्ति जाएगा कहां पे? सपोज करो आपके घर में लड़ाई हो गई, ना हो, अगर हो भी गई तो आप जाओगे कहां पे, किससे गुहार लगाओगे सुरक्षा के लिए? अरे सामान्य सी बात है, लेमैन आदमी, आप तो एडवोकेट हो, पुलिस। पुलिस के पास ही जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे। तो उसी पुलिस स्टेशन आप जाओगे, पहुंच गए। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जाके क्या करवाओगे? सीधी सी बात है, एफआईआर कराओगे। अब जब एफआईआर होगी, किस केस में एफआईआर होती है? कॉग्निजेबल। हाँ, तो किस केस में एफआईआर होती है? तो ये बता रहा है कॉग्निजेबल केस में। अब ये कॉग्निजेबल क्या होता है? सोचने वाली बात है भाई। आपने तो कह दिया कि भाई एफआईआर होगी, लेकिन किस केस में होगी? कॉग्निजेबल केस में। पहले कॉग्निजेबल भी तो पता होना चाहिए। जो और फर्स्ट शेड्यूल जो में दे रखे हैं, हाँ? जो तो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं? बस शेड्यूल में बता रखे हैं ना, अच्छा कॉग्निजेबल। अच्छा अच्छा, जो चीज फर्स्ट शेड्यूल में बता रखी है, इन्होंने कहा कि जो चीज क्या बता रखी हो, फर्स्ट शेड्यूल में बता रखी हो। ध्यान रखना ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, आपसे ही सारी बातें पढ़वाऊंगा, आपको ही समझ में आ जाएंगी सारी बातें। इन्होंने कहा कि भैया पुलिस के पास गए, पुलिस को पता चला कि पुलिस के पास गए तो एफआईआर रिपोर्ट लगवाई, और रिपोर्ट के बाद हम चले गए कॉग्निजेबल के, क्योंकि कॉग्निजेबल केस था, और हम चले गए फर्स्ट शेड्यूल में। ये बात क्लियर है यहाँ तक की? अब सपोज करो पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं लिखी। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता? वो कहता है मामला तो बनता ही नहीं है एफआईआर का, एफआईआर क्यों करूं मैं? तो वो क्या बना देता आपकी, ये कब बनती है? एनसीआर, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। तो ये कब बनती है? सर जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। नॉन कॉग्निजिबल केस में बनती है। आप जब पढ़ते हो सेक्शन नंबर 2C, और दूसरा कौन सा है, 2L, पिछली सीआरपीसी में, तो वहां पर कॉग्निजिबल केस और नॉन कॉग्निजिबल केस लिखा आता है, रहता है ना? और वहीं पर जब उसी को ही पढ़ते हो तो वहां पर लिखा होता है नॉन कॉग्निजिबल केस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। एज द केस में भी दोनों शब्द लिखे हैं ना वहां पे। तो ये भी नॉन कॉग्निजिबल केस कहां से पढ़ोगे? कहां लिखा है ये? नॉन कॉग्निजिबल केस में ही एनसीआर रिपोर्ट होगी। भाई कैसे पता चलेगा किसी अपराध के बारे में? आप तो धारा लगवाया है कि ये फलाना इसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया सर था, शेड्यूल। फिर से शेड्यूल पे पहुंच गए, फिर से शेड्यूल में पहुंच गए ना आप। तो इसका मतलब ये शेड्यूल कुछ ना कुछ चक्कर तो है इसमें। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और फिर ये शेड्यूल आ जाती है बार बार। इसका मतलब एफआईआर कुछ और है, एनसीआर कुछ और है। तो इसका मतलब प्रोसीजर भी इनके अलग अलग हो जाएंगे दोनों के। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इनके प्रोसीजर भी हो गए अलग अलग, और शेड्यूल एक ही बताती है।
तो इसका मतलब शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसी खास बात बताई हुई है जो कुछ और ही इस बात के बारे में डिनोट कर रही है जो अपराधों से रिलेटेड है। क्योंकि आपने तो अपराधों के बारे में बताया ना कि क्या क्या मेरे साथ घटना घटित हुई, तभी तो उसने रिपोर्ट लिखी, और रिपोर्ट या तो एफआईआर बनाई या एनसीआर बनाई, और उनके बारे में कहा लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है फर्स्ट शेड्यूल में, मतलब अपराध वहीं बता रखे हैं। तो ये बात सही है। इसी को हम इस फर्स्ट शेड्यूल को किस नाम से जानते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। अब बताओ यहाँ पे बता रखे नहीं बता रखे? आपको बता रखे कौन कौन से ऑफेंस होते हैं? बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। Compoundable and non-compoundable. No, that's समझ में आ रही बात? कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल वो अलग से सेक्शन है, वो सेटलमेंट की बात करता है। ठीक है ना? 320, yes. हाँ 320 में है। तो पेलेबल क्या होता है, नॉन पेलेबल क्या होता है, कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, आ रहा है ना समझ में? अब इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या बनाया था, एफआईआर हो रही है और एनसीआर रिपोर्ट हो रही है। अब यहाँ पर पेलेबल को आप अगर किसके साथ जोड़ दो, कॉग्निजेबल के साथ, तो एक अलग ही बात बन जाएगी। इसी पेलेबल को नॉन कॉग्निजेबल के साथ जोड़ दोगे तो ये अलग ही बात बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? इसी को यस सर। दो के साथ जोड़ दोगे, नॉन पेलेबल को कॉग्निजेबल के साथ और नॉन कॉग्निजेबल के साथ, तो अलग बात बन जाएगी। यस सर। इसी तरीके से नेचर ऑफ ऑफेंसेस डिफाइन होते हैं आपके। जब आप IROW पढ़ोगे ना, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन एक्ट, तो उसके अंदर सेक्शन नंबर 8 अलग ही बात करता है। और वो इनकंसिस्टेंट, तो वहां पे लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी, कि सीआरपीसी में कोई भी बात लिखी हो, जबकि अपराध तो सारे सीआरपीसी में बता रखे हैं, सारे गवर्न वहीं से होते हैं, फिर भी कह रहा है सीआरपीसी में कुछ भी बात लिखी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और गवर्न किसको करेंगे? स्पेशल लॉ को। ऐसा लिखा है ना? तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट बात हो गई। तो वहां पर ऐसे बता रखा है कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा, अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में जाओगे तो वो कहता है वो ऑफेंस जो है वो कैसा होगा, बेलेबल होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीका बता रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है किसी चीज को। ठीक है? इसी तरीके से आपके सामने एफआईआर एनसीआर रिपोर्ट जब आ रही है, तो एफआईआर में डायरेक्ट पावर जो है, जब कॉग्निजेबल केस में ही होता है ना केस, तो यस सर। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या पढ़ते हो, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है किसी व्यक्ति को। अब आपके सामने एक और चीज निकल के आ गई, विदाउट वारंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। यही मतलब होता है क्या उसका? वारंट में क्या दे रहा है वो, कोर्ट ऑर्डर ही तो दे रहा है, ऑर्डर का मतलब परमिशन हो गई उसकी। विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट या विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट, आप क्या कर सकते हो, किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। क्लियर हो रही बात? इसी तरीके से अब देखो एफआईआर जब करी तो अब विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब पुलिस के पास और भी पावर हो रही है, आ रही है ऑलरेडी। क्योंकि जब कोर्ट में उसने परमिशन ली नहीं, कुछ कर नहीं रहा, तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन पावर भी तो आ गई उसमें। तो इसी तरीके से जब एफआईआर को जब 154, अब तो सेक्शन ही चेंज कर दिया इन्होंने, सेक्शन नंबर 154, इसके साथ आप अमेंडमेंट कर करके लिखते जाना, जिससे आपको दोनों चीजों में कंपैरिजन होता रहे, है ना? मैं तो वही लिखवा रहा हूं, लेकिन सेक्शन को याद करके इंडेक्स में से निकाल करके इनके साथ जोड़ते जाना, जिससे सेक्शन के साथ सेक्शन लिखोगे तो सब्स्टिट्यूट में याद भी होते रहेंगे वो। अगर आप ये सोच के चलो कि भाई मेरे को तो वही याद रहेगा वो मैं भूल जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ मेहनत करके चलनी पड़ेगी। 154 के बगल में वो सेक्शन लिखना पड़ेगा जो अब नए में आ रहा है, तो कंपैरिजन भी होता जाएगा कि अब पहले कब था और अब कब है। क्या पता आपको पहले ही याद नहीं हो और अब की बात कर रहे हो आप। बात समझ में आ रही है? तो हम दोनों जगह पे पैरेलल काम करेंगे। ठीक है? तो यहां पर ये बन गया आपका, इन्वेस्टिगेशन की पावर भी बताओ पुलिस के पास होती है कि नहीं होती, तो फिर इन्वेस्टिगेशन बन जाएगी उसकी। अब ये इन्वेस्टिगेशन पावर कहां से आती है उसके पास, सेक्शन नंबर 156 से आती है। लेकिन कहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कौन सी जगह पावर होती है उस पर, कौन सी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करेगा ये,
कहीं पे भी चेक कर सकता है क्या? 57 57 में करेगा। इसी के 56 156 के ही क्लॉज 2 में बता रखा है ये इन्वेस्टिगेशन वहां पे करेगा जहां पर कोर्ट की अधिकारिता के अंदर आता होगा, कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता होगा। अब कोर्ट का जुरिसडिक्शन कहाँ होता है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो Yes, कोर्ट के जुरिसडिक्शन का, उसका ट्रायल का, उसकी इंक्वायरी का एक अलग जुरिसडिक्शन है। उसके बारे में कहाँ पता चलता है हमको? चैप्टर नंबर, समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं आपको? इसका लोकल जुरिसडिक्शन कोर्ट के आधार पर तय होता है, 13 का पुलिस का। ठीक है, लेकिन इस लोकल जुरिसडिक्शन के बारे में आपको डेफिनेशन में कुछ पढ़ने को मिलता है क्या? सीआरपीसी की कोई डेफिनेशन है जो लोकल जुरिसडिक्शन को डिफाइन करती हो? Yes, sir. करती है ना? जैसे हाई कोर्ट के लिए उसका लोकल जुरिसडिक्शन क्या हो गया? पूरा का पूरा स्टेट। स्टेट। अगर ये कह दूं कि सेशन कोर्ट के लिए तो District. सर सिर्फ उनका लोकल टेरिटरी के हिसाब Section से division. क्या होगी डिस्ट्रिक्ट। उसकी टेरिटरी? कहां बता रखा है इसके Section बारे में? division. 9. सेक्शन नंबर 7 में टेरिटरीज को, टेरिटोरियल डिविजन्स को डिफाइन किया हुआ है। It's divided into subdivisions. सेशन कोर्ट सब डिवीजन में होते हैं। Division, sir. सेशन डिवीजन जो होती है उसके अंदर सेशन कोर्ट होते हैं। आप सेशन डिवीजन तो समझते हो ना? सेक्शन नंबर 7 में डिफाइन किए हुए हैं। सेशन डिवीजन को ही डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, या एक ही सेशन डिवीजन पूरा स्टेट हो सकता है, या एक ही सेशन डिवीजन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी आ सकते हैं आपके, और उसी सेशन डिवीजन में सब डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, या उसी के अंदर सब डिवीजन भी हो सकते हैं। ये सारी बातें आपको सेक्शन नंबर 7 में पढ़ने को मिलती है। तो यहां पर सेक्शन नंबर 13 को ऑफेंसेस के आधार पर कि कौन से किस तरीके का ऑफेंस होगा, उस तरीके का जुरिसडिक्शन उस कोर्ट के पास आ जाएगा। जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, कॉज ऑफ एक्शन सुना है ना आपने? जहां पर घटना घटित हुई है वही जहां पर वो घटना घटित हुई है उसी कोर्ट का जुरिसडिक्शन उस पर लग जाएगा। जैसे कि जयपुर में, तो जयपुर में भी कौन सी है? मालवीय नगर। तो मालवीय नगर का जो कोर्ट होगा तो उसके अंदर एफआईआर, और उसी कोर्ट के उसके अंदर कौन सा थाना आता है, उसके अंदर एफआईआर, उसका केस कहां जाएगा? फिर उसी कोर्ट के पास जाएगा। ऐसे ही पढ़ते हैं ना अपन। यही चीज जो है आपको सेक्शन नंबर 13 में और सेक्शन नंबर 12 बताता है पावर किसके पास कौन सी होगी, कैसे जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही क्या करता है वो आगे आगे कार्रवाई करता है और चार्जशीट फ्रेम करता है, जिसे फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हो आप। बनती है कि नहीं बनती? या तो फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखता है वो, या तो कहेगा कि कोई अपराध ही नहीं बनता, या चार्जशीट फ्रेम करके कहा दे देता है, कोर्ट में सबमिट करा देता है। और कोर्ट जैसे ही सबमिट उसको देखती है, पढ़ती है, तो वो क्या ले लेती है? उस पर संज्ञान लेती है। और संज्ञान लेने का मतलब क्या हुआ? उस पर चेक कर रही है, अपना माइंड अप्लाई कर रही है, जुडिशियल माइंड, और चेक कर रही है कि क्या उसमें जो बातें लिखी है क्या सही है। तो इसका मतलब इंक्वायरी करेगी उसके लिए वो। बोलो हाँ या ना? ये सारी कार्यवाही इस प्रकार से चलती हैं। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो यहां पर पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर नंबर 13 जुरिसडिक्शन, इस तरीके से। ऐसी ही एनसीआर रिपोर्ट आ गई अब आपके सामने। एनसीआर रिपोर्ट को लिखने का तो अधिकार है उसके पास, क्या वो आगे कुछ कार्रवाई कर सकता है उस केस में? क्या करता है वो व्यक्ति, पुलिस वाला क्या करेगा उस केस में? कोर्ट को उसको भेज रेफर करता है। क्या करता है? रेफर रेफर करता है। किसके पास करता है? बस Magistrate. मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट रेफर करता है। किस बात के लिए? के लिए। कंप्लेंट करने के लिए। अब देखो, कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट का कोई चैप्टर है क्या आपके पास? Yes, sir. कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट के बारे में, वैसे कंप्लेंट तो आपके सेक्शन नंबर 2D में बताई हुई है, लेकिन कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट जो है चैप्टर नंबर कौन सा था? 5. 15. 15 में बताया हुआ है। बात क्लियर हो रही है क्या? तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 2D कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट कैसे होगी, लेकिन जब भी इनकी कार्रवाई होंगी, चाहे कंप्लेंट की हो चाहे एफआईआर, मतलब आप जब इन्वेस्टिगेशन करके जो चार्जशीट फ्रेम होकर के आ रही है, कॉग्निजेंस तो एक जैसे ही लिया जाएगा ना दोनों में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कॉग्निजेंस के बारे में? कॉग्निजेंस कब कोर्ट लेती है? 3 चीजों पर कॉग्निजेंस लिया जाता है, सेक्शन नंबर 190 कहता है। कौन कौन सा? या तो पीआर,
पुलिस रिपोर्ट जिसे कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट किस पे बनती है? 173 के क्लॉज 2 में। और फिर उसके आधार पर क्या बनता है? कंप्लेंट। कंप्लेंट में भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। और तीसरा क्या होता है? सुओ मोटो। सुना है ना इसके बारे में? तो 3 तरीके की चीजें होती हैं जिनमें कोर्ट क्या करती है? आगे कॉग्निजेंस लेती है। और इसे कॉग्निजेंस के आधार पर ही जब उन रिपोर्ट को पढ़ करके उसे लगता है कि हाँ भाई कोई ना कोई तो बन रहा है, बुलाती है ना पक्षकारों को, तो उस आधार पर क्या करती है वो? कंप्लेंट में तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर लेती है, लेकिन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ इशू स्टार्ट कर देती है। और ये प्रोसेस ऑफ इशू के बारे में कहां बता रखा है आपको? चैप्टर नंबर 16 में बताया हुआ है। प्रोसेस ऑफ अब ये प्रोसेस ऑफ इशू में करेंगे क्या? तो ये करते हैं समन, ये करते हैं वारंट। समन केस है तो समन करते हैं, वारंट केस है तो वारंट का फिल वारंट भेजते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कभी देखा है कि आपने कि समन केस में वारंट और वारंट केस में समन भेज देते हैं? ऐसा हो Yes, सकता sir. है क्या? Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है। आपने समन की, हाँ बोलिए। तो अभी आपने बताया कि परमिशन होती है अरेस्ट करने का, वारंट का डेफ को आपने ऐसे समझाया कि परमिशन होती है कोर्ट के द्वारा कि वो अरेस्ट कर सके, बट अभी आप कह रहे हैं कि वारंट इज लाइक एन इशुएंस ऑफ प्रोसेस, लाइक अ नोटिस। हाँ तो वारंट में करेंगे क्या वो? वारंट में वो अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो वो क्या करेगा? अरेस्ट करवा के उसे अपने पास ही तो बुला रहा है। यस सर। 2 शब्द यूज किए गए हैं आपकी सीआरपीसी में, एक होता है अपीयर, दूसरा क्या है? कौन बता सकता है कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं? एक तो होता है अपीयर और दूसरा कौन सा है? ब्रॉट। आप जब पढ़ते हो 2 शब्द लेके आते हैं आपके इसमें, एक तो अपीयर, दूसरा आता है ब्रॉट। अपीयर का मतलब होता है जब समन इशू की जाती है किसी व्यक्ति को। तो समन कब इशू की जाती है? तो उस व्यक्ति को खुद को पर्सनली तो करते हैं अपन। जबकि वारंट में क्या होता है? वारंट पुलिस में सिग्नेचर। वारंट में आप पुलिस के जरिए भेजवाते हो उसे। तो ब्रॉड का मतलब है कोई और लेके आ रहा है, और अपीयर का मतलब क्या है? खुद ही आ रहा है। दोनों में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? इसलिए उसको कहता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट अपने ऑर्डर में परमिशन ही तो दे रहा है उसको, और क्या कह रहा है कि तुम उसे पकड़ के लाओ। समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. यही चीज जो है अपन पूरी सीआरपीसी में एक एक चैप्टर को किस तरीके से बनाया गया है उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। और एक एक में आपको सेक्शन वाइज और नए सीआरपीसी के तहत जो आपकी भारतीय सुरक्षा संहिता है इसके तहत पूरे चैप्टर्स को क्लासिफिकेशन करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज आपको कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी है, बाकी कल बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू। अब कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो अपनी तरफ से।